नमस्कार। आज हम चर्चा करेंगे राष्ट्रपति के क्षमादान की शक्ति की। अभी पिछले महीने 20 मार्च 2020 को जब निर्भया केस के 4 अपराधियों को फांसी की सजा दी गई थी, उस समय ये मुद्दा काफी चर्चा में रहा था। रोज अखबारों में इसके बारे में कुछ न कुछ बिंदु उठाए जाते थे, क्षमादान के बारे में, दया याचिका के बारे में। तो मेरे विचार में भी ये बात आई कि क्यों न मैं अपने विद्यार्थियों के लिए एक वीडियो बनाऊं और इस क्षमादान की शक्ति के बारे में स्थिति स्पष्ट करूं। यही सोच के साथ मैंने ये वीडियो बनाया है और अभी मैं इसको आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ। संविधान के अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति को ये क्षमादान की शक्ति प्रदान की गई है। इस शक्ति के अंतर्गत जब राष्ट्रपति 3 तरह के अपराधियों को क्षमादान कर सकता है। नंबर 1, सैन्य विधि के विरुद्ध किए गए संघीय विधि के विरुद्ध किए गए अपराध में दिए गए दंड के संबंध में, सैन्य न्यायालय द्वारा दी गई सजा के संबंध में और मृत्युदंड के संबंध में, अर्थात दंड का स्वरूप यदि मृत्युदंड हो। राष्ट्रपति अपनी क्षमादान की शक्ति का जब इस्तेमाल करता है तो राष्ट्रपति के पास 5 विकल्प होते हैं, अर्थात राष्ट्रपति इन 5 में से कोई सा भी विकल्प अपना सकता है और वो 5 विकल्प होते हैं: क्षमा, नंबर 2 लघुकरण, नंबर 3 परिहार, नंबर 4 विराम और नंबर 5 होता है प्रविलंबन। अब अपन देखते हैं कि एक किस तरह से राष्ट्रपति इनका इस्तेमाल करता है। नंबर 1 होता है क्षमा। जब राष्ट्रपति इस विकल्प को अपनाता है तो अपराधी को पूर्ण रूप से क्षमा कर दिया जाता है, अर्थात उस पर लगे हुए सारे दंड और दंडादेश से वो बिल्कुल मुक्त हो जाता है और पूर्णतः फ्री हो जाता है। जनरली हम इसको क्षमादान के रूप में इसी का अर्थ सामान्य रूप में लगाते हैं। नंबर 2 होता है लघुकरण। इसके अंतर्गत दंड के स्वरूप को बदलकर कम कर दिया जाता है। जैसे मान लीजिए किसी को मृत्युदंड की सजा मिली है तो राष्ट्रपति इसका लघुकरण करते हुए उसे कठोर कारावास में परिवर्तित कर सकता है। या मान लीजिए किसी को कठोर कारावास की सजा मिली है या दंड मिला है तो उसको परिवर्तित करके सामान्य कारावास में परिवर्तित कर सकता है। नंबर 3 होता है परिहार। इसमें दंड की प्रकृति को परिवर्तन किए बिना उसकी अवधि को कम किया जाता है। जैसे मान लीजिए किसी को 2 वर्ष का कठोर कारावास मिला है तो राष्ट्रपति उसको कम करके 1 वर्ष के कठोर कारावास में बदल सकता है। यह ध्यान देने योग्य जो बात है वो ये है कि लघुकरण और परिहार में जो मुख्य अंतर होता है वो यही होता है कि लघुकरण में दंड के स्वरूप को परिवर्तित करके कम किया जाता है, जबकि परिहार में दंड की प्रकृति को परिवर्तन किए बिना ही उसको कम किया जाता है। नंबर 4 जो विकल्प होता है राष्ट्रपति के पास वो होता है विराम। इसमें किसी दोषी को जो सजा दी गई होती है उसकी विशेष परिस्थितियों की वजह से कम किया जाता है। जैसे मान लीजिए किसी महिला को कोई सजा हुई है और उस समय वो महिला अगर गर्भवती है तो राष्ट्रपति इस विकल्प का इस्तेमाल करते हुए उसकी सजा को कम कर सकता है। और नंबर 5 विकल्प राष्ट्रपति के पास होता है प्रविलंबन। इसका अर्थ होता है अस्थायी रोक लगाना। राष्ट्रपति किसी भी दोषी व्यक्ति की सजा को अस्थायी रूप से थोड़े समय के लिए रोक लगा सकता है। ये सामान्यतः मृत्युदंड के संबंध में ही अपनाया जाता है और इसका उद्देश्य यही होता है कि उस अपराधी को अपना पक्ष रखने के लिए, अपनी दया याचिका दायर करने के लिए उसे समय देना होता है। इस तरह राष्ट्रपति जो है किसी भी अपराधी को क्षमादान कर सकता है, दंड के स्वरूप में परिवर्तन कर सकता है, दंड की मात्रा में कमी कर सकता है और विशेष परिस्थितियों के अनुसार या कम कर सकता है या अस्थायी रोक लगा सकता है। राष्ट्रपति को ये जो शक्ति दी गई है इसका जो मेन उद्देश्य था संविधान में वो यही रहा है कि न्यायिक प्रक्रिया में होने वाली त्रुटि को सुधारा जा सके, क्योंकि न्यायपालिका भी मानवीकृत हो सकती है। कहीं न कहीं त्रुटि की कहीं संभावना हो सकती है और उस संभावना को दूर करने के लिए ही संविधान में ये शक्ति राष्ट्रपति को दी गई है। राष्ट्रपति जब अपनी शक्ति का इस्तेमाल करता है तो राष्ट्रपति के पास बहुत सारे सिद्धांत बने हुए हैं इस पावर के संबंध में। उन सिद्धांतों को ध्यान में रखकर ही राष्ट्रपति ये कार्य करता है। सुप्रीम कोर्ट के पास 1998 में केस आया था केहर सिंह बनाम भारत सिंह। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने इसके बारे में कुछ सिद्धांत बनाए थे और वही सिद्धांत राष्ट्रपति के द्वारा जब इस शक्ति का इस्तेमाल किया जाता है तो अनुसरण किए जाते हैं और उनमें से प्रमुख सिद्धांत
होते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, दया की याचना करने वाले व्यक्ति को राष्ट्रपति के पास मौखिक सुनवाई का अधिकार नहीं होता है, अर्थात उसे लिखित में ही याचिका दायर करनी होती है और लिखित में ही उसकी फैसला सुनाया जाता है। मौखिक सुनवाई का अधिकार नहीं होता। राष्ट्रपति प्रमाण, साक्ष्य या गवाही का पुनः अध्ययन कर सकता है और यह भी हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट से अलग उसका निर्णय आ जाए या उसका निर्णय हो सकता है। राष्ट्रपति इस शक्ति का प्रयोग केंद्रीय मंत्रिमंडल की परामर्श के आधार पर ही करता है, स्वयं अपने विवेक से नहीं करता है। राष्ट्रपति जब किसी व्यक्ति की याचिका को या दंड को माफ करता है तो उस समय उसको कारण बताने की आवश्यकता नहीं होती है। राष्ट्रपति केवल दंड में ही राहत दे सकता है, ये इसके अलावा राष्ट्रपति न केवल दंड में ही राहत दे सकता है बल्कि प्रमाणिक भूल के लिए भी राहत दे सकता है। यदि किसी याचिका को राष्ट्रपति रद्द कर देता है तो अपराधी पुनः याचिका दायर नहीं कर सकता। इसके अतिरिक्त राष्ट्रपति की इस शक्ति पर कोई भी न्यायिक समीक्षा नहीं की जा सकती है जब तक कि राष्ट्रपति का निर्णय संविधान के अनुच्छेद 72 से असंगत, स्वेच्छाचारी, विवेक रहित, भेदभावपूर्ण और दुर्भावना से ग्रसित नहीं हो। ये न्यायिक समीक्षा का जो प्रावधान था वो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 1980 में जो केस आया था मारूराम बनाम भारत संघ में, उस समय इस सिद्धांत को जोड़ा गया था और बाद में एसआर बॉम्बे बनाम भारत संघ केस 1994 में भी इस गाइडलाइन का अनुसरण किया गया था। मैं यहाँ विद्यार्थियों के लिए बताना चाहूंगी कि जिस तरह राष्ट्रपति को अनुच्छेद 72 के तहत समाधान की शक्ति प्राप्त है, उसी तरह राज्यों में राज्यपाल के पास भी संविधान के अनुच्छेद 161 के तहत ये शक्ति प्राप्त है। लेकिन राज्यपाल जब इस शक्ति का इस्तेमाल करता है और संविधान तो वो राज्य विधि के विरुद्ध किए गए अपराधों में दिए गए दंड में वो रोक सकता है, निलंबन कर सकता है, अस्थायी रूप से रोक लगा सकता है, कम कर सकता है, समाधान कर सकता है। लेकिन राष्ट्रपति और राज्यपाल की शक्तियों में दो रूप से मुख्य अंतर होते हैं। राष्ट्रपति सैन्य न्यायालय द्वारा दिए गए सजा के संबंध में समाधान कर सकता है, लेकिन ये पावर राज्यपाल के पास नहीं होती है। इसी तरह दूसरा जो मेन अंतर होता है कि मृत्युदंड के अवसर पर पूर्ण समाधान करना, ये पावर भी राष्ट्रपति के पास ही होती है, राज्यपाल के पास नहीं होती है। राज्य विधि के विरुद्ध किए गए अपराध में भी यदि किसी व्यक्ति को मृत्युदंड दिया जाता है तो भी राज्यपाल उसकी सजा को कम, स्थगित या थोड़े समय के लिए रोक सकता है, लेकिन पूर्णतः क्षमा प्रदान नहीं कर सकता। ये पावर केवल राष्ट्रपति के पास ही होती है। इस तरह राष्ट्रपति और राज्यपाल दोनों में जो मुख्य अंतर यही होता है कि ये दो चीजें केवल राष्ट्रपति के पास ही होती है, सैन्य न्यायालय द्वारा दिए गए सजा को माफ करना और मृत्युदंड को पूर्णतः क्षमा करना। यहाँ मैं अपने विद्यार्थियों के लिए एक बात और बताना चाहूंगी कि जो दया याचिकाएं राष्ट्रपति और राज्यपाल के पास लगाई जाती है, उनकी संविधान में कोई समय सीमा निर्धारित नहीं है। परिणाम ये होता है कि अनेक याचिकाएं लंबे समय तक लंबित पड़ी रहती हैं और न्यायिक प्रक्रिया में देरी होती है और अपराधी इसका अनुचित या फायदा उठाते हैं या दुरुपयोग करने का प्रयास करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी अनेक केस में अपनी संविधान पीठ के माध्यम से सरकार को ये सलाह भी दी है कि इस तरह की कोई समय सीमा निर्धारित की जानी चाहिए ताकि न्यायिक प्रक्रिया में अनावश्यक देरी नहीं हो और दोषी को सजा मिले। धन्यवाद।